जो टॉपर या जो विनर होगा उसको हम केवीएस पेडागोजी का हमारा कोर्स फ्री में देंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, संडे फ्री टेस्ट रहने वाला है। कहाँ मिलेगा आपको? अचीवर्स ऐप पे मिलेगा। फिर आती है आपकी अर्ली अडल्टहुड, 18 से 35 वर्ष। अब यहाँ पर क्या है, फिर देखिए हेविंगहर्स्ट ने आइडेंटिफाई किए थे 6 मेजर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आपकी केवीएस पेडागोजी बूस्टर सीरीज जो चल रही है उसमें 2 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आप किसी भी जो सीटेट की बुक या कोई भी बुक है आप उससे वो स्टडी कर सकते हैं। कुछ कुछ उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। हम यहाँ पर थोड़े से जो आपके टिपिकल टॉपिक्स है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक कार्य। तो इसको कवर करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये डेवलपमेंटल टास्क होते क्या है। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? विकासात्मक कार्य। तो देखिए हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो लाइफ है उसको कई सारी स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हमने देखा है इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, अडोलेसेंस है, अडल्टहुड है। इस तरह हमने अवस्थाएं पढ़ी हैं जीवन की। ठीक है, आपकी हर अवस्था के लिए, हर लाइफ में जो आपकी जितनी भी स्टेजेस आ रही हैं उसके लिए कुछ निश्चित कार्य होते हैं जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस पर्सन को उस लेवल पर आने चाहिए। इन्हीं को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे जब एक बच्चा 10 से 11 महीने का होता है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब ये चलना शुरू कर दे। तो ये एक ऐसा टास्क हो गया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर बच्चा 10 से 11 महीने का है तो उसे चलना शुरू कर देना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो नॉर्मली डेवलप हो रहा है। तो ये उसकी एज से जुड़ा हुआ एक डेवलपमेंटल टास्क हो गया। अब डेवलपमेंटल टास्क जरूरी नहीं है सिर्फ बायोलॉजिकल या फिजिकल रिलेटेड कोई टास्क हो। यहाँ पर आपके सभी तरह के स्किल्स, नॉलेज वगैरह आ जाती है। देखेंगे a developmental task is a task which arises at a certain period in the life of the individual। तो विकासात्मक कार्य क्या है? वह कार्य जो व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित अवधि में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमने जो 10 से 11 महीने के बच्चे की बात करी, ये आपके हर लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं, ठीक है, जितने भी पीरियड है उसमें अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल टास्क आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो डेवलपमेंटल टास्क आर स्किल्स, नॉलेज, ज्ञान, फंक्शंस, attitudes that an individual must acquire at various stages during his or her lifetime in order to। ये क्यों जरूरी है? जरूरी है ये ताकि वो आगे चलकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुली एडजस्ट कर पाए और जो भी टास्क उसके सामने आ रहे हैं उनको वो ढंग से कर पाए। जैसे कि अगर एक बच्चा, जैसे चलने की बात हम कर रहे हैं, 10 से 11 महीने में उसे चलने की शुरुआत करी। चलना क्या है? उसके लिए ऑटोनॉमी लेकर आ रहा है, स्वायत्ता लेके आ रहा है। अभी तक वो सब पे डिपेंडेंट था, उसे एक जगह से दूसरी जगह रखा जा रहा था। लेकिन अगर उसे आगे चलकर अपने काम खुद करने तो उसे उसके लिए चलना शुरू करना पड़ेगा। आगे की लाइफ में उसको ये हेल्पफुल रहेगा। तो डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं? जिस सर्टेन पीरियड पर वो डेवलपमेंटल टास्क आप अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो आगे चल के आपको अपनी आगे आने वाली जिंदगी में बेहतर तरीके से एडजस्ट करने में मदद करता है। अब देखो ये टर्म जो है आपका किसने कॉइन किया था? रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट ने कॉइन किया था 1950s आसपास। आपको ये मिल जाएगा ऑथेंटिक बुक्स में भी। तो आपका ये जो टर्म है डेवलपमेंटल टास्क, रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट ने आपका कॉइन किया। और इन्होंने क्या कहा, ये इन्हीं की डेफिनेशन थी कि डेवलपमेंटल टास्क इज द मिडवे बिटवीन एन इंडिविजुअल नीड एंड सोशल डिमांड। ठीक है भाई, एक व्यक्ति की अपनी नीड भी है उस स्टेज में आकर उस तरह के डेवलपमेंटल टास्क को एक्वायर कर लेने की, और ये सोशल डिमांड भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंटल टास्क हमें सोसाइटी में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से, सूटेबल तरीके से एडजस्ट होने में मदद कर रहा है। ठीक है, इट एज्यूम्स एन एक्टिव लर्नर इंटरेक्टिंग विद एन एक्टिव सोशल एनवायरनमेंट। और ये तभी हो पाएगा जो सीखने वाला है, जो इंडिविजुअल है, वो एक्टिवली क्या करे, जो एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरैक्ट करे। ठीक है, तो लर्नर को भी एक्टिव होना जरूरी है और उसे ऐसा एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए जहां पर उसे अपॉर्चुनिटी मिले कि वो उस प्रकार के विकासात्मक कार्य को अचीव कर सके। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर देखिए हेविंगहर्स्ट ने इसके लिए एक मॉडल प्रपोज किया था, और कैसा मॉडल है वो? बायोसाइकोसोशल मॉडल।
ठीक है। हैविंग हर्स्ट ने डेवलपमेंटल टास्क के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया, बायो साइको सोशल मॉडल, जिसके अनुसार जो आपके डेवलपमेंटल टास्क हैं वो किससे प्रभावित होते हैं। सबसे पहले वो प्रभावित होगा इंडिविजुअल्स बायोलॉजी। इंडिविजुअल्स बायोलॉजी कहने का मतलब है शारीरिक परिपक्वता। मतलब अगर आप चलने का काम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो बस बच्चे से, वो आप 10-11 महीने का जब हो रहा है तभी करोगे ना। 3-4 महीने के बच्चे से आप चलना एक्सपेक्ट नहीं करोगे। कम से कम उसे उस लेवल तक मैच्योर होना चाहिए, यानी उसकी ग्रोथ उतनी होनी चाहिए कि वो उस तरीके के टास्क को कर सके। ठीक है, तो इंडिविजुअल की अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन, उसका जेनेटिक मेकअप, ठीक है, अनुवांशिक संरचना उसकी, फिर उसका मनोविज्ञान, इसमें उसके पर्सनल बिलीव्स आ जाएंगे, वैल्यूज आ जाएंगे, गोल्स आ जाएंगे, भाई उसकी क्षमताएं भी, एबिलिटीज भी सब इसी में आ जाएंगी। उसकी खुद की क्षमताएं कितनी है, उसी के अनुसार तो कोई भी कार्य करेगा। हर इसीलिए हर स्टूडेंट या आपको देखेंगे हर इंडिविजुअल हर चीज में अच्छा नहीं होता। किसी में कोई आपका टास्क ज्यादा अच्छा होता है, जैसे कोई ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता है, वो भी तो एक स्किल है, वो भी तो उसने अचीव किया है। ठीक है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या है, पर्सनल एबिलिटीज भी मायने रखती है, प्लस सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी यानी मतलब स्पेसिफिक कल्चर टू विच द इंडिविजुअल बिलोंग। भाई एनवायरमेंट के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है इंडिविजुअल, तो जिस एनवायरमेंट में वो है, जिस कल्चर में जो इंडिविजुअल पल रहा है, बड़ा हो रहा है, उसका प्रभाव भी पड़ता है एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है, तो ये इनका मॉडल था। हैविंग अस आगे क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो ये इंडिविजुअल की लाइफ है उसमें कुछ सेंसिटिव पीरियड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, संवेदनशील अवधियां होती हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा, जिसे उन्होंने टीचेबल मोमेंट्स कहा। टीचेबल मोमेंट्स, ठीक है, एक ऐसी संवेदनशील अवधि है जिसमें उस पर्टिकुलर डेवलपमेंटल टास्क को सिखाया जा सकता है। जैसे फिर से एग्जांपल चलने का ही लेते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, चलना जो है बच्चे को 10-11 महीने का होगा तभी तो सिखाओगे, 3 या 4 महीने के बच्चे को नहीं सिखाओगे चलना, क्योंकि वो उसकी अभी उतनी ग्रोथ ही नहीं हुई, वो पीरियड नहीं आया है जिसमें उसको वो वाला टास्क सिखाया जा सके। ठीक है, हालांकि इनका मानना ये था कि एक बार अगर क्रिटिकल पीरियड ओवर हो भी जाए उसके बाद भी इंडिविजुअल सीख सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं सीख सकता। लैंग्वेज को ही ले लो, भाई लैंग्वेज स्किल कब डेवलप होना शुरू हो जाता है, बच्चा जब थोड़ा बहुत बोलना शुरू करता है, इधर उधर से वर्ड्स पिक करना शुरू करता है, भाषा का निर्माण होना शुरू हो जाता है, वो भाषा बोलने लग जाता है। लेकिन भाषा आप सीखते ही रहते हो लाइफ लॉन्ग, जो उसके कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, जो उसकी संरचना है, जो उसकी व्याकरण है, वो आप बड़े होकर सीखते रहते हो ना। भाषा आपको आ गई थी, बोलना चलना आपको आ गया था एक छोटी एज में, लेकिन आपने उसके कॉम्प्लेक्स शब्दों को भी लाइफ लॉन्ग सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर ये सेंसिटिव पीरियड या जिसे इन्होंने क्रिटिकल पीरियड कहा है वो एक बार खत्म हो गया तो उसके बाद इंडिविजुअल सीख नहीं सकता, उसके बाद भी सीख सकता है। ठीक है, फिर देखिए हैविंग हर्स्ट ने आइडेंटिफाई किए थे 6 मेजर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन्होंने पहले बोला है इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, जिसे इन्होंने जन्म से लेकर 6 वर्ष तक बताया है इस अवधि को। मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक बताया है। अडोलेसेंस 13 से 18 वर्ष बताई है। अर्ली अडल्टहुड 19 से 30 वर्ष बताई है। मिडिल एज 30 से 60 वर्ष बताई है। और लेटर मेच्योरिटी 60 और उसके आगे। ठीक है, अब इन्हीं स्टेजेस के हिसाब से देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेज में क्या डेवलपमेंटल टास्क आना चाहिए। ठीक है, वो भी इन्होंने डिफाइन किया। इस टेबल को आप देख सकते हैं। हालांकि हमें जो है थोड़े जो आपके अर्ली स्टेजेस वाले हैं उन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में वो वैसे ही डिफाइंड है। और देखेंगे हम ये सारे ही स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क होते हैं। पहला जो है आपका इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, तो यहाँ पर 0 से 5 ईयर्स दिखा है, 6 ईयर तक ही मान लो। तो यहाँ पर आपके लिए क्या डेवलपमेंटल टास्क बोला गया है, बच्चे को चलना आना चाहिए, उसे ऑटोनॉमी आनी है ना, तो टॉयलेट यूज करना आ जाना चाहिए खुद से, उसे बात करनी आ जानी चाहिए, बोलना शुरू कर दे, वो लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू कर दे, और दूसरों के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करना आना चाहिए। भाई छोटे बच्चे जो होते हैं हमने देखा है उनमें ईगो सेंट्रिज्म होता है, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है वो फैमिली से बाहर निकलना शुरू करता है, स्कूल जाना शुरू करता है, उसका सोशलाइजेशन शुरू होता है, तब वो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसे क्या करना है, जब जैसे जैसे वो 6 वर्ष की आयु तक पहुंचेगा उसे दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करना भी आना चाहिए। ठीक है, सेकंड है आपका मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्कूल रिलेटेड स्किल्स, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो हम पहले देखते थे, आज तो एनईपी से क्या हो गया है आपका 3 वर्ष में ही बच्चा जो है, जो आंगनबाड़ी वगैरह है वहां पे उसको एनरोल करा दिया जाता है, जिसको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ले लिया गया है। पहले तो यही था कि 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता था तब वो जो आपकी स्कूलिंग है उसमें एंटर करता था। तो यहाँ पर
स्कूल रिलेटेड स्किल्स जो है, स्कूल रिलेटेड स्किल्स में लिखना, पढ़ना, ठीक है, ये सारी चीजें, रीडिंग वगैरह, ये सब उसे सीखनी है। लर्न अबाउट कंसाइंस एंड वैल्यूज, अभी तक तो सारी उसकी ख्वाहिशें घर में आराम से पूरी होती, जो मांग रहा था मिल जा रहा था, लेकिन अब उसे क्या करना है, वैल्यूज और अपने कंसाइंस, जो अंतरात्मा वाली चीजें हो गई, वो सारी चीजों के बारे में भी थोड़ी चीजें स्टार्ट करनी है सीखनी। लर्न टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, खुद से स्वतंत्र होकर या फिर अपने आप से उसे जो कार्य हैं अब वो खुद से करने हैं। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली कैसे काम करना है, क्योंकि देखो बच्चा ना यहाँ पर फैमिली से अब कहाँ जा रहा है, स्कूल में जा रहा है। तो अभी तक तो फैमिली उसका ध्यान रख रही थी, अब स्कूल में क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत सारे काम अकेले करने पड़ेंगे, खुद से करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको सीखना है कि इंडिपेंडेंटली मैं कैसे काम करूं, अपने खुद के काम में कैसे करूं। और लर्निंग फिजिकल स्किल्स फॉर प्लेइंग गेम्स, ठीक है। अब फिजिकल स्किल्स क्या हो गया भाई, अब इसमें जब स्कूल जाएगा बच्चा तो इसके बाद उसका एक सोशल सर्कल बनेगा, वहां पर वो खेलेगा, ग्राउंड में दौड़ेगा कूदेगा, तो इस तरीके के स्किल्स भी अब उसको वहां पर सीखने। फिर है आपका अडोलेसेंस। अडोलेसेंस में आपका क्या है, 13 से 17 वर्ष। तो यहाँ पर क्या है, इस्टेब्लिश इमोशनल इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, यहाँ पर 13 से 17 वर्ष आप देख रहे हैं कैसी एज है, ये आपकी किशोरावस्था है। किशोरावस्था में वैसे ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी एंग्जाइटी फील होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना, ठीक है, इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखनी है। लर्न स्किल्स नीडेड फॉर प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, आगे चल के ये एज क्या है जहां पर अब क्या करना है, इसके बाद आपको सीधे कोई ना कोई जॉब या कोई ऑक्यूपेशन लेना है। तो अब आपको ऐसे स्किल सीखने, ऐसे कौशल सीखने हैं जो आगे चल के आपको एक अच्छा जॉब दिला सके, अच्छा काम करवा सके। अचीव जेंडर बेस्ड सोशल रोल, आप अब यहाँ पर आप जानते ही हैं जो बॉयज हैं वो बॉयज टाइप की जो उनके अंदर चेंजेस है वो होने शुरू होते हैं, गर्ल्स में गर्ल्स के चेंजेस होने शुरू होते हैं, और अपने अपने जेंडर रोल्स को कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनको निभाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो जेंडर बेस्ड रोल्स हैं इनके सोसाइटी में, वो इनको अब क्या करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं, उनको निभाना शुरू करना है। इसके अलावा इस्टेब्लिश मैच्योर रिलेशनशिप विद पीयर्स, अपने आसपास के साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाना इन्हें सीखना है। और इस समय पे आप जानते ही हैं जो दोस्ती होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जो पीयर्स की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है। माँ बाप से बढ़कर ही अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को मानते हैं, और एक और दो ऐसे मित्र इनके हो जाते हैं जो जिनके साथ तो ये सभी कुछ शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पर सीखनी है। फिर आती है आपकी अर्ली अडल्टहुड, 18 से 35 वर्ष। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर आप चूज करोगे, अपनी एक फैमिली बनाओगे, मैरिजेस होती हैं, आप लाइफ पार्टनर चूज करते हो, अपनी फैमिली बनाते हो, अपने घर की देखभाल करना शुरू करते हो। अब आपको जॉब भी चाहिए, फैमिली को अगर आपको स्टेबिलिटी देनी है तो आपको कहीं से अर्निंग का सोर्स भी अच्छे से बनाना है, घर का ध्यान रखना है, एक करियर स्टैब्लिश करना है। ये सारी चीजें हम 18 to 35 में करते हैं। और फिर आता है आपका मिडिल एज, 36 से 60। इस केस में आपका क्या होगा, अब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो आपने बनाया उसको आपको मेंटेन करना है, ठीक है। आपका फैमिली बढ़ चुकी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके क्या होंगे, बच्चे होंगे, बच्चों को आप बड़ा करोगे, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभाओगे। सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, बिल्कुल आसपास के समाज में, जिस समाज में आप रह रहे हो, जहाँ आपका आस पड़ोस है, उनके साथ भी आपको अच्छे संबंध बनाने, वहां उनकी तरफ भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको निभानी। मेंटेन रिलेशनशिप विद स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड है तो वाइफ के साथ, वाइफ है तो हस्बैंड के साथ, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप आपको डेवलप करने। एडजस्ट टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, आपकी बॉडी में भी जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ भी अब आपको एडजस्ट करना है। ये एज क्या है, ये जैसे जैसे एजिंग हो रही है अब आपके बीमारियां थोड़ी बहुत होनी शुरू हो जाती हैं, आप थकने जल्दी लगते हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको ठीक करनी है, उनके साथ आपको एडजस्ट करना है। और लास्ट आता है लेटर मेच्योरिटी ओवर 60, 60 वर्ष के बाद। 60 वर्ष के बाद हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई है, इसके साथ आपको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। आपने बुजुर्ग लोगों को भी देखा होगा भाई, उनका दवाइयों का टाइम फिक्स होता है, खाना पीना उसी तरीके से वो कर लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद कैसे एडजस्टमेंट करना है, अब आपका 60 के बाद क्या है, अब रिटायरमेंट हो चुका है, अब आपकी नॉर्मल जॉब तो रही नहीं, अब आपको क्या करना है, रिटायरमेंट के बाद का जो पीरियड है उसमें आपको एडजस्ट करना है। मीट सोशल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस, आपके ऊपर सामाजिक रूप से भी बड़े होने के कारण कुछ ऑब्लिगेशंस को, जिम्मेदारियां, कुछ ड्यूटीज आ गई, उनकी तरफ आपको देखना है। और अगर स्पाउस का लॉस हो गया है, यानी हो सकता है हस्बैंड या वाइफ में से एक जो है वो उसकी डेथ हो जाए, तो सामने वाले को अब क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो ये इसके साथ भी अब डील करना होता है। तो ये आपकी अलग अलग एज ग्रुप्स पे अलग अलग तरह के डेवलपमेंटल टास्क हैं जो आपको अचीव करने होते हैं।
तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस सीरीज के जो टॉपिक्स है, जो लेक्चर्स हैं आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जानते ही हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपका ये शेड्यूल रहने वाला है। केवीएस पेडागोजी बूस्टर सीरीज में इस तरीके से आपके वीडियोस आएंगे। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। केवीएस पेडागोजी बूस्टर नाम से ही मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट भी यूट्यूब पर बना रखी है, आप उसको चेक कर लीजिएगा और प्रीवियस लेक्चर्स को भी वहां पर आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ संडे को आपका टेस्ट रहने वाला है, इस टेस्ट को आप देना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे कोर्स को चेक करना चाहते हैं तो आप हमारा केवीएस पेडागोजी कोर्स हमारी अचीवर्स ऐप पर देख सकते हैं। यहाँ पर काफी डिटेल में आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है, लेक्चर्स करवाए जा रहे हैं और एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जा रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, संडे फ्री टेस्ट रहने वाला है। कहाँ मिलेगा आपको? अचीवर्स ऐप पे मिलेगा। लिंक जो है वो कम्युनिटी टैब में डाल दिया जाएगा, वहां से लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे एमसीक्यू टेस्ट देंगे। बस आपको अपना नंबर डालना है, ओटीपी आएगा और सीधे आप अपना टेस्ट देना शुरू कर सकते हैं। टाइम बाउंड टेस्ट है और आपके लिए हेल्पफुल इसलिए रहने वाला है क्योंकि केवीएस का जो पेपर है वो भी ऑनलाइन ही होता है, तो आपकी ऑनलाइन टेस्ट करने की या एमसीक्यूज करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी तक जो हमने टॉपिक्स किए हैं, 3 आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, उसी में से आपका ये एमसीक्यू टेस्ट होगा। और मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ, एमसीक्यू टेस्ट में जो टॉपर या जो विनर होगा उसको हम केवीएस पेडागोजी का हमारा कोर्स फ्री में देंगे। तो प्लीज आप लोग इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ये सीरीज आपको हेल्प करने के लिए ही लाई जा रही है और अगर आप उससे जरा भी मदद मिल रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।